हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो देखो, आज हम एक मॉडल पेपर है उसको सोल्व करेंगे। ठीक है, 3 दिन का है ये मॉडल पेपर। 3 शिफ्टों में कंप्लीट करूँगा। 100 क्वेश्चनों का है। ठीक है, वैसे मैंने पहले अनाउंसमेंट किया था कि जो इवनिंग वाली क्लास होगी उसमें हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों पर डिस्कस करेंगे। किसके? इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों पर डिस्कस करेंगे। लेकिन ये मॉडल पेपर मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट लगा, इसलिए मैंने इसको अभी ही आपको सोल्व करवाने की सोचा है। ठीक है, तो ध्यान रखा, हमारा ये 51वां नंबर का मॉडल पेपर है। कौन सा है? 51वां नंबर का। इससे पहले मैं टोटल 50 मॉडल पेपर सोल्व करवा चुका हूँ इसी चैनल के ऊपर, जो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और इसके अलावा यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, ढेर सारे कमेंट करो। जो भी समस्या वो आप कमेंट करके बताएं और इसका ध्यान रखना आप। ठीक है, इसका आपको ध्यान में रखना है। चीन की आबादी भारत से अधिक है परंतु जनसंख्या घनत्व कम है। चीन का लगभग 2/3 क्षेत्र निवास योग्य नहीं है। बताना है आपको कौन सा सही आंसर होगा। देखो, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, सबसे प्यारी प्यारी बातें हैं कुछ यहाँ पर जो हमें ध्यान में रखनी है। चीन विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। भारत का इस संबंध में दूसरा स्थान है। ठीक है, चीन का क्षेत्रफल अधिक होने के कारण वहाँ की 2/3 क्षेत्र शुष्क एवं अर्धशुष्क होने के कारण वहाँ का जनसंख्या घनत्व भारत के जनसंख्या घनत्व से कम है। देखो, जो चीन का जो क्षेत्रफल है वो भारत की तुलना में कहीं ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। आपको पता है कि भारत का जो जनसंख्या में कौन सा स्थान है और क्षेत्रफल में कौन सा स्थान है। देखो, जो सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश और सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले देशों को आपको याद करना है, तो उसका एक तरीका बता रखा हूँ मैं। रुक चीस ब्राज़ील से आया भारत। रुक चीस ब्राज़ील से आया भारत। रुक रूस कनाडा, चीस से चीन संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील से आया ऑस्ट्रेलिया भारत। तो ये था क्षेत्रफल के आधार पर। भारत का क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा स्थान आया? रूस कनाडा, चीन संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील से आया भारत 7वां नंबर है। ठीक है, वहीं जनसंख्या में भारत का दूसरा स्थान है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। सॉरी, यहां पर मैंने डायरेक्ट आपको आंसर दिखा दिया। देखो, निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषण से संबंधित नहीं है? देखो, ऑक्सीजन जैव ऑक्सीजन मांग, इसको इंग्लिश में BOD बोलते हैं, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, दूसरा है यूट्रोफिकेशन, तीसरा है ऑयल स्किल, चौथा है नाइट्रिफिकेशन। ये नाइडिफिकेशन नहीं है, नाइट्रिफिकेशन है। देखो, नाइट्रिफिकेशन जल प्रदूषण से संबंधित नहीं है। देखो, नाइट्रिफिकेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके द्वारा जो पौधे होते हैं वो नाइट्रोजन प्राप्त कर पाते हैं। क्या करते हैं? नाइट्रिफिकेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके द्वारा जो पौधे होते हैं वो क्या कर पाते हैं? नाइट्रोजन प्राप्त कर पाते हैं। ठीक है, यूट्रोफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन की प्रक्रिया में नाइट्रोजन का नाइट्रेट में परिवर्तन होता है। ये और भी ध्यान रखना, नाइट्रिफिकेशन की जो प्रक्रिया होती है उसमें जो नाइट्रोजन होता है वो नाइट्रेट में बदलता है। जबकि यूट्रोफिकेशन किसी जल क्षेत्र में अति सुपोषण स्थिति को कहते हैं। यूट्रोफिकेशन क्या होता है कि किसी भी जल क्षेत्र में अति सुपोषण स्थिति को कहते हैं। यदि किसी जल क्षेत्र में सुपोषण की स्थिति है जो ज़्यादा बेस्ट है, उसको हम यूट्रोफिकेशन कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर एक बात और है जिसको भी आपको ध्यान में रखना है अच्छी तरीके से। सॉरी, मैंने पहले ये करना भूल गया था। ठीक है, इसके अलावा मैं सारी चीज़ें समझाऊंगा आपको। यहाँ पर क्या है, मैंने बताया जैव ऑक्सीजन मांग, इसको क्या बोलते हैं? BOD बोलते हैं, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, इसमें क्या होता है, ध्यान रखना, जब ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ेगी, तो क्या होगा? समुद्र में ऑक्सीजन की कमी आएगी, किसी भी क्षेत्र में ऑक्सीजन की कमी आएगी। सपोज डैट ये क्षेत्र है, यहाँ पर BOD की मात्रा बढ़ जाती है, ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है, तो क्या होगा? वहाँ पर ऑक्सीजन की क्या होगी? कमी होगी। क्या होगी? वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होगी। और जब ऑक्सीजन की कमी होगी तो क्या होंगे? जीव, जो छोटे जीव हैं जिनको पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, वो क्या होंगे? वो मरना प्रारंभ कर देंगे। आप सभी को पता है ये बात।
तो जैव ऑक्सीजन मांग किसी क्षेत्र में जल में उपस्थित जीवों के लिए ऑक्सीजन में कमी है। बिल्कुल सीधी सी बात है, जब बीओडी बढ़ेगा तो ऑक्सीजन की मात्रा घटेगी, जब ऑक्सीजन की मात्रा घटेगी तो वो समस्त जीव मरने की स्थिति में आ जाएंगे जिनको ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाएगी। ऑयल स्किल किसी जल क्षेत्र में तेल प्रदूषण है। ऑयल स्किल क्या होता है कि जब कोई बड़े जहाज होते हैं या फिर कोई भी ऐसा सोर्स, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं डायरेक्टली कि जब समुद्री क्षेत्रों में तेल फैल जाता है, ऑयल फैल जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑयल स्किल बोलते हैं। अगला क्वेश्चन भाई, शीत आर्द्र प्रदेशों में अपक्षालन द्वारा निम्न में से कौन सी मृदा बनती है। शीत आर्द्र प्रदेशों में अपक्षालन द्वारा कौन सी मृदा बनती है। लैटेराइट मिट्टी, पॉडजोल मिट्टी, चन्नोजम मिट्टी या रेगुड मिट्टी। बताओ भाई, बहुत गजब का क्वेश्चन है, हर किसी को आंसर देना है। और देखो इसको मत भूल जाना भाई, इसको मत भूल जाना, इसको मत भूल जाना भाई, ठीक है, इसको मत भूल जाना। वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना इसको, ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। हम सारी बातें बताएंगे आपको, बिल्कुल डिटेल से बताएंगे। देखो एक एक चीज़ करके। सबसे पहले लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी का निर्माण कहाँ पर होता है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में होता है। किसके द्वारा होता है, अपक्षालन की क्रिया के द्वारा होता है, ठीक है। लेटेराइट मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है, जो विषुवत रेखीय क्षेत्र होते हैं वहाँ पर मुख्यतः लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। पॉडजोल, पॉडजोल जोनल मृदा है। कैसी है, जोनल मृदा है। पॉडजोल है वो जोनल मृदा है। इसका निर्माण विकासशील आर्द्र प्रदेशों में अपक्षालन क्रिया द्वारा होता है। जो पॉडजोल मिट्टी होता है उसका निर्माण कहाँ पर होता है, विकासशील आर्द्र प्रदेशों में। आप ये भी बोल सकते हो आर्द्र प्रदेशों में अपक्षालन क्रिया द्वारा होता है, जबकि लैटेराइट मिट्टी का निर्माण उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अपक्षालन क्रिया द्वारा होता है। आगे बात की जाए चन्नोजम मिट्टी, तो देखो चन्नोजम मिट्टी अर्धशुष्क जलवायु क्षेत्रों में पाई जाती है, ठीक है। जो चन्नोजम मिट्टी होती है इसका निर्माण कहाँ पर होता है, अर्धशुष्क जलवायु क्षेत्र में होता है, जिसे स्टेपी प्रदेश की मिट्टी भी कहते हैं, ठीक है। यह भी ध्यान में रखना, जो जितने भी शीतोष्ण, जितने भी घास के मैदान हैं वहाँ पर चन्नोजम मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। जो पॉडजोल मिट्टी है वो कहाँ पर पाई जाती है, जो टैगा वन है ना, टैगा वन, जो टैगा वन है वहाँ पर पॉडजोल मिट्टी पाई जाती है। लेटेराइट मिट्टी विषुवत रेखीय क्षेत्र में पाई जाती है। आगे बात करें रेगुर मिट्टी। रेगुर मिट्टी कैसी होती है, काली मिट्टी होती है, जो शीत आर्द्र प्रदेशों में नहीं पाई जाती। रेगुर मिट्टी काली मिट्टी होती है जो कि बैसाल्टिक चट्टानों के अपक्षय से बनती है, ठीक है। जब बैसाल्टिक चट्टानों का बारीक बारीक टुकड़ों में विखंडन होता है तो उससे क्या होता है, रेगुर मिट्टी का निर्माण होता है। इसलिए रेगुर मिट्टी को बैसाल्टिक मिट्टी भी कहते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा मुख्य फसल तथा फसल साहचर्य के आधार पर कृषि को कितने प्रदेशों में विभाजित किया है। बताओ भाई, बहुत गजब का क्वेश्चन है, हर किसी को सही आंसर देना है इस क्वेश्चन का भी। क्वेश्चन नंबर 4, तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 का मैं आंसर बता देता हूँ। इसमें डिवाइड किया गया है टोटल 6 भागों में। कितने भागों में, 6 भागों में। हम देखते हैं क्या है। देखो सारे बिल्कुल सही ढंग से पढ़ना है। कृषि प्रदेशों का वह भाग जहाँ उच्चावच मृदा, जलवायु, कृषि प्रणाली, कृषि उपजों में एक रूपता पाई जाती है। भारत एक विशाल देश है। हटाओ इसको, छोड़ो अब। ICAR द्वारा भारत को 6 कृषि प्रदेशों में विभाजित किया गया। ICAR द्वारा भारत को 6 कृषि प्रदेशों में विभाजित किया गया है। पहला है चावल पटसन चाय प्रदेश, दूसरा है गेहूं तथा गन्ना प्रदेश, तीसरा है कपास प्रदेश, चौथा है मक्का एवं मोटे अनाज वाला प्रदेश, पांचवा है तिलहन प्रदेश। तिलहन प्रदेश यहाँ पर मैं थोड़ा ऊपर करके दिखा देता हूँ आपको। पांचवा है तिलहन प्रदेश और मोटे अनाजों वाला प्रदेश, और एक है फलोत्पादन प्रदेश। तो ICAR ने भारत को 6 कृषि प्रदेशों में विभाजित किया। चावल चाय पटसन प्रदेश, गेहूं गन्ना प्रदेश, कपास प्रदेश, मक्का एवं मोटे अनाज प्रदेश, तिलहन एवं मोटे अनाज प्रदेश और फलोत्पादन प्रदेश। ग्रैंड ट्रंक रोड किन 2 राष्ट्रीय महामार्गों से मिलकर बना है। बहुत गजब का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का गलत आंसर दे रहे हो, समझो आपकी तैयारी बहुत कम है। आपकी एक तरीके से ये समझो कि आपकी जो तैयारी है वो रियल में ही बहुत कम है, यदि आप इस क्वेश्चन का गलत आंसर देते हो तो, ठीक है। और यदि आप इस क्वेश्चन का सही आंसर देते हो तो आप खुद को बाहुबली मत समझ लेना कि यार मैंने सही आंसर दे दिया। नहीं नहीं, सही आंसर दोगे समझो आपकी तैयारी ज़्यादा बेस्ट नहीं है, गलत आंसर दोगे तो समझो आपकी तैयारी कैसी भी नहीं है,
ठीक है। देखो मैं बताता हूँ, जो ग्रैंड ट्रंक रोड है वो NH फर्स्ट और NH सेकंड दोनों से मिलकर बना हुआ है। पहली बात, ऐतिहासिक सहरसा सूरी द्वारा निर्मित मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग फर्स्ट कहते हैं। सहरसा सूरी द्वारा निर्मित मार्ग को NH फर्स्ट कहते हैं, जो दिल्ली से अमृतसर के बीच में। दिल्ली को अमृतसर से कौन जोड़ता है? NH फर्स्ट जोड़ता है। उसके बाद दिल्ली को कोलकाता से कौन जोड़ता है? NH सेकंड जोड़ता है। और इन दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं? ग्रैंड ट्रंक रोड बोलते हैं। याद करने में कंफ्यूज हो तो ये हमारा सपोज डेट भारत का मानचित्र है इस तरीके से, ठीक है। ये इस तरीके से हमारा भारत का मानचित्र है। यहाँ पर क्या है? अमृतसर है। यहाँ पर क्या है? दिल्ली है। यहाँ पर क्या है? कोलकाता है। ये अमृतसर दिल्ली के बीच में NH फर्स्ट है, ये दिल्ली और कोलकाता के बीच में NH सेकंड है। और इस पूरी को क्या कहेंगे? इस पूरी को कहेंगे हम क्या? ग्रैंड ट्रंक रोड। लो भाई अगला क्वेश्चन, लो भाई लो। हर किसी को आंसर देना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। वह अक्षांश जो सिक्किम से गुजरता है निम्न में से किससे भी होकर गुजरेगा? वह अक्षांश जो सिक्किम से होकर गुजरता है, बताओ इसके साथ साथ वह किससे भी होकर गुजरेगा? बहुत गजब का क्वेश्चन है। गलत आंसर दे रहे हो, समझो आपकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है। रियल बता रहा हूँ, कैसी तैयारी नहीं है फिर आपकी, यदि इस क्वेश्चन का आंसर गलत देते हो आप। इतना शानदार क्वेश्चन है, माँ कसम बहुत शानदार। सिक्किम मैं बता देता हूँ नेपाल और भूटान के बीच में, वेस्ट बंगाल के जस्ट ऊपर है, हिमालय क्षेत्र में। अब आंसर मत गलत देना प्लीज। देखो यहां पर गजब आंसर है, ऑप्शन ए, राजस्थान से भाई, राजस्थान से, ठीक है। वह अक्षांश देखो मैं अब आपको समझाता हूं। सपोज डेट ये हमारा क्या है? भारत है। सपोज डेट क्या, इस तरीके से हमने भारत बनाया, ठीक है, और ये इस तरीके से बनाया, ठीक है। ये हमारा भारत है, इसका ये राजस्थान है, ठीक है। सॉरी राजस्थान मैंने, हाँ ये राजस्थान है। मैं राजस्थान को थोड़ा सा दोबारा बना देता हूँ। ये वाला क्या है? ये वाला राजस्थान है, ठीक है। ये वाला क्या है? ये पंजाब है, ये जम्मू कश्मीर है, और इसके अलावा ये सिक्किम है। अब देखो यहाँ पर जम्मू कश्मीर तो वैसे फैल हो गया, पंजाब है जो यहाँ पर है, थोड़ा ऊपर तक है, ऊपर तक है पंजाब, यहाँ पर है पंजाब, ठीक है। पंजाब इस तरीके से। यहाँ पर क्या है? हरियाणा है, यहाँ पर हरियाणा है, ये राजस्थान है, ये हरियाणा है, ये पंजाब है, ठीक है। तो ये कहाँ से गुजर रहा है भाई? देखो आप सभी को दिख रहा है, अरुणाचल प्रदेश से। जो सिक्किम है, जो अक्षांश सिक्किम से गुजरेगा वो अरुणाचल प्रदेश से गुजरेगा, उत्तर प्रदेश से गुजरेगा, हरियाणा से गुजरेगा, राजस्थान से गुजरेगा, भूटान और नेपाल से भी होकर गुजरेगा। वो तो बिल्कुल सीधी सी बात है ही। अगला क्वेश्चन भाई, कुक्कुट पालन का अभिप्राय मांस, अंडा तथा पंखों के लिए मुर्गी, बतख, हंस, टर्की आदि को पालने से है। कुक्कुट पालन क्षेत्र सबसे अधिक किस राज्य में है? वेस्ट बंगाल में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में और महाराष्ट्र में। इस क्वेश्चन का आंसर ठोक दो मेरे प्यारे साथियों, ठोक दो। मैं बता देता हूँ भाई लोगों, देखो सारी बातें हम बहुत प्यार से समझेंगे। यहाँ पर भारत में सबसे अधिक पोल्ट्री पक्षी आंध्र प्रदेश में। भारत में सबसे ज़्यादा पोल्ट्री पक्षी कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। ये आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद तमिलनाडु में, ठीक है। उसके बाद वेस्ट बंगाल में। ये बस ये 3 ध्यान रख लो, ठीक है। आप इसके अलावा ज़्यादा मत याद रखो वरना कन्फ्यूज हो जाओगे। पोल्ट्री पक्षी सबसे ज़्यादा कहाँ पर होते हैं? तमिलनाडु में, वेस्ट बंगाल, सॉरी सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश में। पोल्ट्री पक्षी सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश में, फिर तमिलनाडु में, फिर वेस्ट बंगाल में। और यहाँ पर देखो पोल्ट्री पक्षी किसको कहते हैं? मांस, अंडा, पंखों के लिए मुर्गी, बतख, हंस और टर्की, इनको क्या बोलते हैं? हम पोल्ट्री पक्षी बोलते हैं, ठीक है। इन सभी को पोल्ट्री पक्षी बोलते हैं। अब मिलाओ भाई, कौन सा किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 8वां है। दे दो भाई। अमृत महल, जाफराबादी, बिटल, मुर्रा, बकरी, भैंस, गाय, भैंस। यहाँ पर एक थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, ठीक है। यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई एक ऑप्शन दिखाने में, क्योंकि भैंस मैंने 2 बार लिख दिया।
ठीक है, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट मिला के बताता हूँ आपको। देखो डायरेक्ट आंसर पर चलो, यहाँ देखो, यहाँ पर देखो भाई, जाफरवादी और मुर्रा दोनों दुधारी भैंस है। ठीक है, जाफरवादी और मुर्रा दोनों दुधारू भैंस है। मुर्रा भैंस है जो सबसे बेस्ट नस्ल की भैंस है, जो मुख्यतः हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में पाली जाती है। ठीक है, ये गुजरात, पंजाब और हरियाणा में पाई जाती हैं। ठीक है, इसके अलावा बीटल एक बकरी की जाति है जो पंजाब से संबंधित है। अमृत महल भारवाहक गाय की जाति है जो कर्नाटक में मिलती है। अमृत महल क्या है? एक भारवाहक गाय की जाति है जो कर्नाटक में मिलती है। अगला भाई, भारत में बकरियों का सेकेंद्रण सबसे अधिक किस राज्य में? बताओ भाई, भारत में बकरियां सबसे ज़्यादा कौन से राज्य में? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल और महाराष्ट्र। बता दो भाई बकरियां। तो देखो बकरियों के बारे में बात की जाए तो बकरियां सबसे ज़्यादा, देखो भारत का विश्व में बकरी पालने में 6ठा स्थान है। पहली बात तो ये ध्यान रखो। दूसरी बात, यदि बात की जाए बकरियां पालने में, वेस्ट बंगाल का फर्स्ट स्थान है, राजस्थान का सेकंड है, उत्तर प्रदेश का थर्ड है। ठीक है, भारत का बकरी पालने में 6ठा स्थान है और वेस्ट बंगाल का पहला है, राजस्थान का दूसरा है, यूपी का तीसरा है। भाई लोगों, इस क्वेश्चन का आंसर किसी का गलत नहीं होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा कारक युग में पृथ्वी के महासागरीय तल पर दो प्रत्यक्ष ज्वारों के मध्य 52 मिनट के विलंब हेतु उत्तरदायी है? पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी का परिक्रमण, चंद्रमा का घूर्णन, चंद्रमा का परिक्रमण। इस क्वेश्चन का आंसर जो गलत देगा, देखो इस क्वेश्चन का जो गलत आंसर देगा उसको अपने सबसे ज़्यादा चाहने वाले की कसम, चाहे वो आपका कोई भी लगता हो। अब देखना, जिस क्वेश्चन में मैं कसम दिलाता हूं उस क्वेश्चन को हर कोई सही देता है, हर कोई सही आंसर बताता है। यहाँ पर भी इस क्वेश्चन का हर कोई सही आंसर बताएगा। तो देखो यहाँ पर मैं बताता हूँ क्या सिस्टम है भाई। देखो परिभ्रमण और परिक्रमण दो शब्द होते हैं, घूर्णन घूर्णन। इन घूर्णन को क्या बोलते हैं? परिभ्रमण बोलते हैं। परिक्रमण होता ही है, हम मंदिर के परिक्रमा करते हैं। ठीक है, हम मंदिर के परिक्रमा करते हैं, मतलब मंदिर के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। तो सूर्य के चारों तरफ क्या कर रही है? पृथ्वी परिक्रमण कर रही है, चक्कर लगा रही है। तो देखो यहाँ पर एक यूनिक बात ये है मेरे प्यारे प्यारे लोगों कि जो ज्वार भाटा में जो 52 मिनट का अंतर होता है ना, वो दो के कारण होता है। एक तो होता है चंद्रमा का परिक्रमण और दूसरा होता है पृथ्वी का परिभ्रमण। ठीक है, चंद्रमा का परिक्रमण और पृथ्वी का परिभ्रमण। ठीक है, ये ध्यान में रखना। अब क्यों है भाई, मैं समझा देता हूँ, कभी भी गलत नहीं कर पाओगे आप। यह हमारी पृथ्वी है, यह हमारा चांद मामा है। यहाँ पर क्या हुआ? कोई ज्वार आया। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ? कोई ज्वार आया। अब हुआ क्या कि जो चंद्रमा है वो समथिंग 27.5 दिन में अपना परिक्रमण और परिभ्रमण दोनों कर लेता है। समथिंग 27.5 दिन में जो चंद्रमा अपना परिक्रमण और परिभ्रमण दोनों कर लेता है। पृथ्वी 24 घंटे में अपना परिभ्रमण कर लेती है। यहाँ पर दोनों सामने आए मिले और यहाँ पर क्या आ गया? ज्वार आ गया। कुछ अब क्या करेगी पृथ्वी? 24 घंटे में अपना एक पूरा चक्कर लगा रही है अपने अक्ष पर, ऐसे घूमी, वापस यहाँ पर आई। ठीक है, वापस कहाँ गई? वापस यहाँ पर आ गई। ठीक है, अपनी पहले वाली स्थिति पर आ गई। अब 24 घंटे में चंद्रमा स्थिर थोड़ी ना है कि चलो पृथ्वी का वेट कर रहा है कि चल पृथ्वी तू घूम के आ, मैं वहीं खड़ा रहता हूँ। चंद्रमा भी भाई थोड़ा सा आगे खिसकेगा, थोड़ा सा तो आगे खिसकेगा ना, और चंद्रमा सपोज डेट यहाँ आ गया। ठीक है, अब यदि इसकी डिस्टेंस पृथ्वी से मिला जाए तो ये है और पहले वाली ये थी। अब इन दोनों की जो बीच की डिस्टेंस है, इसको कवर करने में पृथ्वी को 52 मिनट का समय लगता है। कितना समय लगता है? 52 मिनट का समय लगता है। तो ये था इसको समझने का एक तरीका, आपको समझ में आ गया होगा। याद करो तो ऐसे कर लेना, घूर्णन को याद करना, घूर्णन शब्द को याद करना। तो पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी में 3 शब्द हैं, घूर्णन में 3 शब्द हैं। पृथ्वी में 3 शब्द, घूर्णन में 3 शब्द, चंद्रमा में 4 शब्द और परिक्रमण में 4 शब्द।
ठीक है, ये ध्यान में रख लेना इस तरीके से भी आप। निम्नलिखित में से कौन सा नगरीय केंद्रों के पदानुक्रम करने का आधार है? जनसंख्या, आकार, क्षेत्रफल, प्रकार्य और वृद्धि दर। देखो, नगरीय केंद्रों के पदानुक्रम का सबसे बेस्ट आधार है जनसंख्या का आकार। देखो मैं बता देता हूं, सर्वप्रथम क्रिस्टोफर महोदय ने नगरीय केंद्रों के पदानुक्रम से संबंधित केंद्रीय स्थल सिद्धांत का प्रस्तुत किया था। ठीक है, और नगरीय केंद्रों को प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम और षष्ठ पदानुक्रम में रखा था। ठीक है, इतना याद कर लो, सफिशिएंट है। यहाँ पर आगे की बातें हैं जो याद करने लायक नहीं है, इतनी बेस्ट नहीं है। बताओ भाई, लीमान सिंचाई पद्धति प्रचलित है मध्य पूर्व में, उत्तरी अफ्रीका में, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में, मध्य एशिया में। बताओ लीमान सिंचाई पद्धति कहाँ पर है? तो देखो, जो लीमान सिंचाई पद्धति है वो मध्य पूर्व में है। कहाँ पर है? मध्य पूर्व में, और वो भी स्पेशली ईरान में। ठीक है, मध्य पूर्व और स्पेशल ईरान में, जिसको हम मध्य एशिया भी बोल सकते हैं। सॉरी, मध्य पूर्व में नहीं, पूर्व तो इस साइड में हो जाएगा, सॉरी, मध्य एशिया ईरान में। मैंने पूर्व गलत बता दिया, मध्य एशिया या ईरान में, क्योंकि ईरान पश्चिम साइड में, ना कि पूर्व साइड में। तो जो लीमान सिंचाई परियोजना है वो कहाँ पर है? मध्य एशिया ईरान में है। अगला क्वेश्चन भाई, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का आधारभूत तत्व है? बताओ भाई, पारिस्थितिकी तंत्र का आधारभूत तत्व क्या है? जैव भार है, जैव विविधता है, ऊर्जा प्रवाह और वनस्पति संघनता है। तो देखो, पारिस्थितिकी तंत्र का आधारभूत तत्व क्या है? यहाँ पर है जैव विविधता। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र का मुख्य आधार है जैव विविधता। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं यहाँ पर। देखो, जैव विविधता मतलब जहाँ पर वनस्पति बहुत अधिक पाई जाती है। तो जैव विविधता जितनी ज़्यादा होगी, पारिस्थितिकी तंत्र उतना ही अधिक सुदृढ़ और मजबूत होगा। ठीक है, जैव विविधता जितनी अधिक होगी, पारिस्थितिकी तंत्र उतना ही अधिक सुदृढ़ और मजबूत होगा, क्योंकि जैव विविधता से ऊर्जा प्रवाह, पोषण स्तर, खाद्य श्रृंखला सभी संपन्न होते हैं। ठीक है, जितनी ज़्यादा जैव विविधता होगी, सभी तत्वों में उतना ही अच्छा संतुलन होगा। अतः जैव विविधता पारिस्थितिकी तंत्र का आधारभूत तत्व है। ओ भाई लो, आ जाओ नए क्वेश्चन पर। आपको बताना है कि प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से देश में हैं। देखो, मैंने इनकी ट्रिक बना रखी है। देखो यहाँ पर क्या होगा, किरकुक इराक में है। आगाजारी कहाँ पर है? आगाजारी कहाँ पर है भाई? आगाजारी ईरान में है। गावर कहाँ पर है? सऊदी अरब में है। दुखान कहाँ पर है? कतर में है। ठीक है, ये ध्यान में रखना। देखो, सऊदी अरब के लिए मैंने एक ट्रिक याद कर रखी है, अब ढक दे घाघरा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भूगोल के संप्रदाय का मत है कि भूगोल को मानव कल्याण के उद्देश्य का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। भाई वो है क्रांतिकारी भूगोल। क्रांतिकारी भूगोलवेताओं ने कहा कि भाई जो भूगोल है ना, उसको मानव कल्याण के उद्देश्य का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। बहुत गजब बात बोल दी उन्होंने। भारत का लगभग 2/3 कोयला निम्न में से किस क्षेत्र से प्राप्त किया जाता है? बहुत गजब का क्वेश्चन है, कोई भी गलत आंसर नहीं देगा। लो भाई, भारत का 2/3 कोयला क्षेत्र कहाँ से पैदा किया जाता है? दामोदर घाटी से। कहाँ से? दामोदर घाटी से। मैं बता देता हूँ, यहाँ पर दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र कोयले के उत्पादन की दृष्टि से भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ठीक है, तो दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र कोयले के संचित भंडार और उत्पादन की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है।
दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र कोयले के संचित भंडार और उत्पादन की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। झारखंड राज्य में धनबाद, बोकारो, हजारीबाग। झारखंड राज्य में 3 प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र हैं, धनबाद है, बोकारो, हजारीबाग है। पश्चिमी बंगाल की बात की जाए तो पश्चिमी बंगाल में वर्धमान है, बारकुंड है, पुरुलिया है। झरिया, बोकारो, चंद्रपुरा, गिरिडीह है। कर्णपुरा, रामगढ़ आदि प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र हैं जो दामोदर घाटी क्षेत्र से संबंधित हैं। तो ये सारी बातें हमें ध्यान में रखनी है भाई लोगों, बहुत गजब की बात है। जेनर डे वाई किससे संबंधित है, बस यहीं से आंसर बता दो आप। जेनर डे वाई किससे संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल में जेनर डे वाई से संबंधित है? जो ब्लास महोदय थे वो जेनर डे वाई से संबंधित है। कौन है? ब्लास महोदय। और ब्लास महोदय ने विशिष्ट जीवन पद्धति का सिद्धांत दिया था। देखो यहाँ पर क्या करता है, कंफ्यूज करता है। इंग्लिश में जेनर डे वाई बोलते हैं और हिंदी में विशिष्ट जीवन पद्धति बोलते हैं, ठीक है, दोनों एक ही है। किसने दिया था? ब्लास ने दिया था। और ब्लास को संभववाद का जनक माना जाता है। ब्लास महोदय को क्या कहा जाता है कि भाई ब्लास महोदय जो संभववाद के जनक है। संभववाद क्या होता है? संभववादियों का मानना है कि भाई जो कुछ है वो मानव है, क्योंकि निश्चयवादियों का मानना था कि भाई जो कुछ है वो प्रकृति है, और जो संभववाद है वो निश्चयवाद का विरोधी है। कयाल निम्नलिखित में से कहाँ मिलते हैं? तो देखो कयाल कहाँ पर मिलते हैं भाई, बता दो। मैं बताता हूँ। केरल के तटवर्ती भागों में लैगूनों को कयाल कहते हैं। जो केरल का तटवर्ती भाग है उसमें जो लैगून झील होती है उसको क्या कहते हैं? कयाल कहते हैं। इसका निर्माण नदियों के मुहाने पर बालू के जमाव के कारण होता है, ठीक है। आगे देखते हैं। बेम्बानंद है, अष्टमुडी झीलें हैं, केरल में स्थित लैगून झील है जिसमें नौकायन प्रतियोगिता कराई जाती है। 2 झीलें हैं, बेम्बानंद है, अष्टमुडी है। ये दोनों कहाँ पर है? केरल में है, और नौकागम में झील है, ठीक है। और ये सारी बातें हमें ध्यान में रखनी है। इसके अलावा यदि आपने अभी तक ये नहीं किया है तो प्लीज़ ये करो ज़रूर, ये करो ज़रूर। मतलब वीडियो को लाइक कर दो भाई लोगों, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगला भाई, निम्नलिखित में से कौन भारत के आर्थिक तंत्र को सर्वाधिक प्रभावित करता है? भारत के आर्थिक तंत्र को सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन करता है? मानसूनी वर्षा, भू संरचना, कृषि उत्पादकता और यातायात सघनता। तो ध्यान रखना, भारत की जो आर्थिक तंत्र है उसको सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन करता है? कॉमन सेंस यूज करो, आंसर 100% दोगे। अपना थोड़ा सा दिमाग को यूज करो भाई, वो है मानसूनी वर्षा। क्योंकि भारत है वो एक कृषि प्रधान देश है, ठीक है। क्या है? कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान देश होने की वजह से क्या होता है, यहाँ की जो खेती होती है, जो फसलें होती हैं, कृषि होती है, वो किस पर डिपेंड करती है? मानसूनी वर्षा पर डिपेंड करती है। भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किसमें संयोजन प्रदेश सर्वाधिक है? पंजाब, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, हरियाणा। संयोजन प्रदेश सर्वाधिक कहाँ पर है बताओ भाई? संयोजन प्रदेश कहाँ पर है? पंजाब में है, यूपी में है, तमिलनाडु में है, वेस्ट बंगाल में है। बता दो सही आंसर। हर किसी को बताना है भाई, हर किसी को। तो देखो जो संयोजन प्रदेश सर्वाधिक है वो भाई है कहाँ पर? तमिलनाडु में। फसल संयोजन का अध्ययन कृषि भूगोल का एक महत्वपूर्ण पक्ष है। फसलें सामान्यतः संयोजन में उगाई जाती हैं, ठीक है। देखो तमिलनाडु में उच्च आवाज, जलवायु एवं मृदा की दृष्टि से काफ़ी विविधता पाई जाती है। फलस्वरूप राज्य में शस्य संयोजन प्रदेश सबसे अधिक है और यहाँ पर फसलें इतना याद करने लायक था। 21वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित ज्यामितीय आकारों में से भारत के ग्रामीण अधिवासों में कौन सा सर्वाधिक मिलता है?
बताओ, यहाँ पर कुछ ज्यामितीय अधिवासों के प्रकार दिए हैं, आपको बताना है कि भारत में सबसे ज़्यादा कौन सा मिलता है। चक्रीय मिलता है, समानांतर मिलता है, वृत्तीय मिलता है या आयताकार मिलता है। हर कोई आंसर देगा, किसी को भी ऐसा नहीं रहना कि कोई आंसर ना दे, हर किसी को जवाब देना है, क्योंकि जनता जवाब मांग रही है। भाई जनता यहाँ पर हम खुद हैं। और दूसरी बात बताऊं, हमारी ऐसे क्लास चलाने से आपको एक बेनिफिट मिल रहा है कि जो क्लास है वो कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन कवर कर रही है। सपोज डैट ये क्लास मैं ऐसे नहीं चलाता, वैसे लाइव चलाता, तो इस क्लास में क्या होता, हम बीच बीच में बातें करते हैं, मैं कभी लाइक देखता, कभी ये देखता कि कितने लाइव चल रहे हैं, कभी क्या देखता, कभी क्या देखता। अब कुछ नहीं देखता, अब डायरेक्टली मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। दूसरा, मैं आपके आंसर का वेट करता, आपके आंसर का भी वेट करता। और अब हमारा वो टाइम चल रहा है जिसमें हमें एक एक मिनट बचानी है। एक कहावत सुनी होगी आपने, बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। ठीक है, रियलिटी है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, और सेकंड सेकंड बचाने से टाइम बचता है। ऑलवेज रिमेंबर करना ये बात। थोड़ी सी इंग्लिश झाड़ दिया था मैं। हाँ, आगे बिल्कुल सही आंसर है। यहाँ पर आएगा क्या भाई, आयताकार। भारत में अधिकांशतः आयताकार प्रतिरूप मिलते हैं। कैसे आयताकार? आयताकार प्रतिरूप का मतलब होता है जो खेत है उनका आकार इस तरीके से होता है। आपके खेतों का आकार देख लेना, बिल्कुल आयताकार होता है। ठीक है, इस तरीके का मैंने डायग्राम बनाया था, उस तरीके का। देखो, आयताकार रूप होने की वजह से क्या होता है, खेतों का एक सही ढंग से उपयोग हो जाता है, दूसरा खेतों में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। भारत के उत्तरी में इलाकों में, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश गांवों की इस प्रकार की आकृति से गांव अधिक मिलते हैं। पूर्वी घाट डेल्टा क्षेत्र में भी ये प्रतिरूप देखने को मिलता है। ठीक है, मोस्टली संभवतः पूरे भारत में आयताकार प्रतिरूप देखने को मिलता है, बहुत अधिक संख्या में। संख्या में नहीं, मात्रा में। मात्रा में भी नहीं, किसी में भी नहीं। ओ भाई, कितना गजब क्वेश्चन है रे भाई। हिमालय, पंजाब हिमालय, नेपाल हिमालय, उत्तराखंड हिमालय और आसाम हिमालय, काली और तिस्ता नदी, तिस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी, सिंधु और सतलज नदी, सतलज और काली नदी। भाई लोगों, किसी को भी गलत आंसर नहीं देना है। मैं ऑप्शन नहीं दिखाऊंगा आपको, यहाँ से ही आपको मिलान करना है। इस क्वेश्चन का आंसर गलत देते हो तो समझो आप बहुत महान इंसान हो कि आपने एक इतने सिंपल से क्वेश्चनों का गलत आंसर दिया है। रियल बता रहा हूँ, यदि आप इस क्वेश्चन का गलत आंसर दे रहे हो तो समझो आप एक बहुत महान इंसान हो। आप अपनी तरफ से क्लैपिंग बजाना। ठीक है भाई लोगों, जो इस क्वेश्चन का गलत आंसर देगा उसके लिए मैं क्लैपिंग बजा रहा हूँ। 2 आंसर अब मैं बताता हूँ भाई। देखो, सबसे पहले आता है पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय है सिंधु और सतलज के बीच में। सतलज के जस्ट पास में है कौन सी नदी? काली नदी। सॉरी मैंने ये गलत कर दिया। सतलज के पास में कौन सी? सतलज और काली नदी के बीच में उत्तराखंड हिमालय। काली और तिस्ता के बीच में कौन सा है? नेपाल हिमालय। तिस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच में आसाम हिमालय। भाई आसाम हिमालय, थोड़ा थोड़ा पढ़ ले इनके बारे में। पढ़ लिया? देखो मैं आपको इनके बारे में बता देता हूँ। पंजाब हिमालय सिंधु सतलज के बीच में 560 किलोमीटर लंबाई में फैला हुआ है। नेपाल हिमालय 800 किलोमीटर लंबाई में फैला हुआ है, जो कि कौन सी? काली और तिस्ता के बीच में है। उत्तराखंड हिमालय, जिसको कुमायूं हिमालय बोलते हैं, सतलज और काली के बीच में 320 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। आसाम हिमालय, जो कि तिस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच में 720 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। ठीक है, ये लंबाइयाँ ध्यान रखना। क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय सबसे अधिक विस्तृत है, सबसे अधिक लंबा है, सबसे छोटा लंबा है। या फिर कई बार क्या किया हुआ है कि एक साइड हिमालय का नाम दे दिया, दूसरी साइड उनकी लंबाई दे दिया। तो रिमेंबर करो मेरे साथ, सबसे लंबा कौन सा है? सबसे लंबा कौन सा है? नेपाल हिमालय 800 किलोमीटर लंबा। उसके बाद दूसरा है ब्रह्मपुत्र आसाम हिमालय, जो कि 880 है। नेपाल हिमालय 880 है। 800 या 800 नहीं, 800 है। नेपाल हिमालय 800 किलोमीटर लंबा है, और जो आसाम हिमालय वो 720 किलोमीटर है। कुमायूं हिमालय 320 है, और जो पंजाब हिमालय 560 है। क्वेश्चन नंबर 23वां,
भूमध्य रेखीय प्रदेश की अपेक्षा उष्ण मरुस्थलीय प्रदेशों में सूर्यताप की अधिक प्राप्ति होती है। कारण आर, भूमध्य रेखीय प्रदेश में प्राय आकाश बादलों से ढका रहता है, जबकि मरुस्थलीय इलाकों में मेघों का अभाव होता है और आकाश प्राय साफ होता है। आंसर दो भाई लोगों, आंसर दो। वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ढेर सारे कमेंट करो। जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है जी, ऑप्शन ए सही आंसर है। भूमध्य रेखीय क्षेत्र से सूर्यताप ध्रुव की ओर कम होता जाता है। बिल्कुल सही बात है, भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाओगे तो सूर्यताप की मात्रा कम होती जाती है। मरुस्थलीय क्षेत्र में आकाश स्वच्छ होता है, इसलिए विषुवत रेखा की अपेक्षा मरुस्थलीय क्षेत्रों में सूर्यताप अधिक होता है। ठीक है, समझ में आ गई सारी बातें। चलो एक बार मैं पानी पी लेता हूँ, आप भी पीना चाहो तो पी लो। आप भी पी लो पानी, जल ही जीवन है। क्वेश्चन नंबर 24वां, कथन ए, काला सागर में लवणता केवल 17% ही है। कारण आर, इस सागर में बड़ी बड़ी नदियां बड़ी मात्रा में ताज़ा जल डालती हैं। कथन ए, काला सागर में लवणता केवल 17% है और इस सागर में बड़ी बड़ी नदियां बड़ी मात्रा में जल डालती हैं। देखो यहाँ पर सही आंसर है, दोनों बातें सही हैं कि जो काला सागर है उसमें लवणता कितनी है, मात्र 17 है। कितनी है, 17 है। लवणता को इस तरीके से दिखाया जाता है, ग्राम प्रति हजार में मापा जाता है। लवणता को ग्राम प्रति हजार में मापा जाता है। दूसरी बात, यदि स्वच्छ जल की मात्रा बढ़ेगी, नदियों के जल की मात्रा बढ़ेगी तो लवणता घटेगी। वाष्पीकरण बढ़ने पर लवणता बढ़ेगी। देखो काला सागर में कौन कौन सी नदियाँ गिरती हैं, डॉन है, वोल्गा है, डैन्यूब है। डॉन, वोल्गा और डैन्यूब 3 नदियाँ हैं जो काला सागर में गिरती हैं। ओ भाई अगला क्वेश्चन रे, यूरोप में सबसे अधिक व्यस्त अंतः स्थलीय जलमार्ग कौन सा है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, हर किसी को आंसर देना है ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर वो कैंडिडेट भी दे सकता था जो कुछ नहीं जानता। यूरोप की सबसे व्यस्त अंतःस्थलीय जलमार्ग है राइन नदी। यूरोप में सबसे अधिक व्यस्त अंतःस्थलीय जलमार्ग है राइन नदी, जो एक रिफ्ट घाटी में बहती है। ठीक है, और ये रिफ्ट घाटी है जो ब्लैक फॉरेस्ट और वोस्जेस पर्वत के बीच में है। ठीक है, ये भी ध्यान में रखना। नीदरलैंड में रोटरडम मोहाना स्थित है। जो राइन नदी है इसी के ऊपर नीदरलैंड में रोटरडम मोहाना स्थित है। बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी और स्विट्जरलैंड में बहती है। ब्लैक फॉरेस्ट और वोस्जेस पर्वत के बीच में बहती है यह भी ध्यान में रखना आप। भाई 26वें क्वेश्चन का आंसर दो। पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित है। पृथ्वी एक ग्रह है जिसकी त्रिज्या 5370 किलोमीटर है। पृथ्वी की आंतरिक स्थिति की गुत्थी सुलझाने के लिए विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा गहरे समुद्र में प्रवेधन परियोजना चलाई जा रही है। पृथ्वी एक उपग्रह जिसकी त्रिज्या 6370 किलोमीटर है। देखो यहाँ पर केवल दूसरी बात, ये 2 बातें सही हैं, दूसरी और तीसरी बात सही है, पहली बात गलत है। पृथ्वी एक ग्रह, इसका जो त्रिज्या है वो कितनी है, 6370 मीटर है। देखो विश्व भर के वैज्ञानिक 2 मुख्य परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं। ठीक है, एक है गहरे समुद्र में प्रवेधन परियोजना, दूसरी है समन्वित महासागरीय प्रवेधन परियोजना।
ग्रह पार्थिव ग्रह के नाम से जाने जाते हैं। बताओ कौन से ग्रह जो पार्थिव ग्रह के नाम से जाने जाते हैं। आपको बताना है कि कौन से ग्रह जो पार्थिव ग्रह के नाम से जाने जाते हैं। बुध शुक्र मंगल, बुध शुक्र शनि, मंगल शनि बृहस्पति, बृहस्पति यूरेनस और शुक्र। इस क्वेश्चन का आंसर ठोक दो भाई, ठोक दो, जल्दी जल्दी ठोक दो। तो यहाँ पर सही आंसर है मेरे प्यारे साथियों बुध शुक्र और मंगल। ठीक है, बुध शुक्र और मंगल ग्रह को आंतरिक ग्रह भी कहते हैं, बाह्य ग्रह, आंतरिक ग्रह, पार्थिव ग्रह और गैसीय ग्रह कहते हैं। बुध शुक्र और मंगल को पार्थिव ग्रह, आंतरिक ग्रह और गैसीय ग्रह कहते हैं। बाह्य ग्रह को हटाओ। ठीक है, ये ध्यान में रखना आपको। जो बुध शुक्र और मंगल हैं जो सूर्य और पृथ्वी के बीच में स्थित है। बुध शुक्र और मंगल सूर्य और पृथ्वी के बीच में स्थित है, जिनको पार्थिव गैसीय या फिर आंतरिक ग्रह भी कहते हैं। गैसीय, पार्थिव और आंतरिक ग्रह कहते हैं। तो इसी के साथ हमारे आज के टोटल 27 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। क्वेश्चन टोटल 27 हुए, लेकिन इन 27 क्वेश्चन से ओवरऑल यदि डिस्क्रिप्शन लगाया जाए तो आपके 100+ क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। ठीक है, 100+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। पीडीएफ लेना चाहो पीडीएफ ले लेना। व्हाट्सअप नंबर है 7891350470, 7891350470। वहाँ से आप पीडीएफ ले सकते हो। दूसरी बात, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ वीडियोज़ के लिंक पड़े हुए हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक पड़ा हुआ है, फेसबुक पेज का लिंक पड़ा हुआ है, वहाँ पर मेरे को फॉलो करो, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो। ठीक है, थैंक्स देखने के लिए सभी को। बाय मेरे साथियों।